नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अल्फ्रेड टेनिसन की एक बेहद खूबसूरत कविता क्रॉसिंग द बार। ये ज़िंदगी की एक नदी है और उधर इन्फिनिटी का एक ओशन है, इमॉर्टलिटी का एक ओशन है, एक समंदर है जिसमें जाकर ये ज़िंदगी की नदी मिल जाती है, खो जाती है। बीच में एक बार है, बीच में एक सैंड बार है जिसको क्रॉस करना है और वो सैंड बार है डेथ। जब तक डेथ नहीं होती हम उस ओशन तक नहीं पहुंचते। तो ज़िंदगी की जो नदी है और इन्फिनिटी का जो समुंदर है, इमॉर्टलिटी का जो समुंदर है, उनके बीच में एक बार है जो कि डेथ है। उस बार को क्रॉस करना है और क्रॉसिंग द बार उसी रुकावट, उसी बाधा की बात करती है कि जब टेनिसन कहता है जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो कैसा होना चाहिए। अच्छा, सेम इसी थीम पर मैंने एक वीडियो और अपलोड किया है, प्रॉस्पिके, उसको ज़रूर देखिएगा। वो भी बेहद खूबसूरत कविता है, इसी थीम पर लिखी गई है, मौत की थीम पर। ये पोएम टेनिसन ने 1889 में लिखी थी जब वो 80 साल का था। और 80 साल की उम्र में आप सोच ही सकते हैं कि व्यक्ति को दिखने लगता है कि हाँ, अब यहाँ हमारा सफ़र समाप्त हुआ, अब दूसरी दुनिया में चलने की तैयारी है। तो वैसा ही टेनिसन को लग रहा है कि अब यहाँ का जो हमारा सफ़र है उसका समाप्त हो गया है, अब दूसरी दुनिया में जाना है। तो देखिए, लाइंस देखते हैं हम। सनसेट एंड इवनिंग स्टार। देखिए, बहुत ही सिंबॉलिकल पोएम है, बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सनसेट और सनराइज। सनराइज जब बच्चा पैदा होता है तो वो एक सिंबल है सनराइज। सनराइज इस ज़िंदगी की शुरुआत, जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसकी लाइफ की शुरुआत है। तो अब यहाँ क्या दिखाया गया है? सनसेट। सनसेट मीन्स ज़िंदगी समाप्त होने की ओर है, जैसे दिन समाप्त होने की ओर होता है जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार, यानी जो शाम का तारा है वो निकल आया है। सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है और शाम का तारा निकल आया है। तो सनसेट का होना और इवनिंग स्टार का दिखना इस बात का सिंबल है कि दिन समाप्त हो रहा है। और यहाँ किस चीज़ का सिंबल है कि लाइफ का जो स्पन है, लाइफ का जो पीरियड है, जो अलॉटेड स्पन है, हर किसी का एक अलॉटेड स्पन है। उसके आगे तो हम जी नहीं सकते। मौत का एक दिन मुकर्रर है गालिब, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आपने सुना ही होगा। तो हमारा जो डेथ का टाइम है फिक्स्ड है, डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। तो अब ये इंडिकेशन है कि अब हमारा जाने का वक्त आ गया है, ये दिन समाप्त होने को है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी। एंड और वन, एक क्लियर स्पष्ट, कॉल मीन्स बुलावा, फॉर मी, मेरे लिए। तो अब क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है तो एक स्पष्ट बुलावा है मेरे लिए, बता रहा है मुझे ये कि अब इस दुनिया से तुमको जाना है, मेरे लिए बुलावा आ गया है। एंड मे देयर बी नो मोर्निंग ऑफ द बार। मोर्निंग होता है विलाप, यानी क्राइंग, वीपिंग, लेमेंटिंग। मॉर्निंग के कई अर्थ आप लगा सकते हैं। ऑफ द बार, बार मैंने आपको बताया सैंड बार, जहाँ नदियाँ मिलती है समंदर में, वहाँ क्योंकि ऊपर से वो बहुत सारी रेत अपने साथ बहा कर ले जाती है, तो वो कहीं मुहाने पर अपने जहाँ समुंदर पर मिलती है वहाँ मुहाने पर उस रेत को छोड़ देती है, तो वहाँ एक सैंड बार बन जाता है। तो अब ये जो बार मैं क्रॉस करने वाला हूँ, है ना, ये इस जीवन की नदी से उस इन्फिनिटी के ओशन में, समुंदर में मैं जाने वाला हूँ, तो वहाँ पर कोई मॉर्निंग ना हो, मीन्स लेमेंटिंग ना हो, क्राइंग, वीपिंग, मेरे लिए विलाप ना हो। एंड देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार। तो मीन्स जब मेरी डेथ हो, है ना, जब मेरी मृत्यु हो, मैं इस दुनिया से जाऊं, तो विलाप का शोर शराबा ना हो। देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार। When I put out to sea, when, जब I put out means to start, है ना, शुरू करना, जब मैं शुरू करूँ अपनी यात्रा उस समंदर में, सी, समुद्र, ओशन में, तो जो
अनंत सागर है ना। हमारा जो जीवन है ये तो यहाँ पर तो दिख रहा है हमको, डेफिनेट है, चीज़ें लिमिटेड हैं, लाइफ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन वो जो समुंदर है, डेथ के बाद का जो समुंदर है वो अनलिमिटेड है, वो इनफाइनाइट है। तो जब उस समुंदर में मेरी यात्रा शुरू हो तो यहाँ कोई शोर शराबा ना हो। तो ये था फर्स्ट क्वार्टिन, आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेंजा, आप कह सकते हैं क्वार्टिन फॉर्म में है। ए बी इसकी राइम स्कीम है, स्टार मी बार सी, तो ये ए बी राइम स्कीम है इसकी। और सिम्बॉलिकल तो है ही पोइम, तो सिंबल्स आप देख रहे हैं कि सनसेट है, ये एकदम, जब आप सनराइज की बात करते हैं तो होपफुलनेस होती है, आप एक उम्मीद से भर जाते हैं जब सनराइज की बात होती है। और सनसेट एक तरीके से किसी चीज़ के ख़त्म होने का संकेत होता है, तो यहाँ सिंबल्स का यूज़ किया गया है। फिर हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। But such a tide as moving seems asleep, too full for sound and foam, when that which drew from out the boundless sea turns again home. देखिए फिर से बेहद खूबसूरत स्टेंजा है। बट सच अ टाइड, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजरूँ, है ना, इस नदी से पार होके उस समंदर में जाऊँ, तो ऐसा टाइड होता है ज्वार, है ना, या तूफान, लेकिन ये तूफान वैसा ना हो, जो ज्वार है वो शोर शराबे वाला ना हो, बल्कि इतना शांत हो एज जितना के मूविंग, यानी यहाँ से मूवमेंट करना, यहाँ से गति करना, यहाँ से निकलना, यानी ट्रैवल करना, ऐसा लगे, सीम्स मीन्स दिखे, एस्लीप जैसे कि नींद आई हो, सोया हुआ हो। गहरा समंदर आपने देखा, ये सुना भी होगा कि जो शैलो रिवर्स होती हैं वो ज़्यादा शोर करती हैं, जबकि समंदर जिसमें कि बहुत पानी होता है और बहुत गहरा होता है, बहुत वाइड होता है, वो शांत रहता है ना। तो ये जो मूवमेंट है मेरा ऐसा हो जैसे कि स्लीप, मैं सोया हुआ हूँ, ये शोर शराबा ना हो। वो जो मेरी एक यात्रा है उसकी शुरुआत ऐसी हो कि ऐसा लगे मैं सोया हुआ हूँ। मूविंग सीम्स एस्लीप, टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। टू फुल, टू माने इतना ज़्यादा, फुल भरा हुआ, फॉर साउंड एंड फोम, इसका मतलब हुआ फॉर साउंड में कि आवाज़ ना करे। आपने सुना होगा अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे ही जाए। तो जो आधा भरा होता है वो साउंड ज़्यादा करता है, जो पूरा भरा होता है वो साउंड नहीं करता, है ना, वो शांत जाता है। तो वैसे ही टू फुल, इतना भरा हुआ हो कि फॉर साउंड एंड फोम, ना तो उसमें आवाज़ हो और ना ही झाग निकले, है ना। तो ऐसी शांति हो जब मैं जाऊँ। आई वॉन्ट अ पीसफुल डिपार्चर, है ना, जब मेरा यहाँ से एक मेरी शुरुआत हो यात्रा की, मेरा डिपार्चर हो, मेरा प्रस्थान हो, तो वो शांति प्रिय हो। when that which drew from, when, जब, that, वो, अब ये यहाँ that किसके लिए आया है? सोल के लिए आया है, आत्मा के लिए आया है, रूह के लिए आया है। मेरी वो सोल, वो आत्मा, वो रूह, which drew from out, जो कि बाहर आई थी। कहाँ से आई थी? द बाउंडलेस सी। बाउंडलेस मीन्स अनलिमिटेड, असीमित। सी नहीं, यहाँ डीप दिया है, तो डीप गहरा, मतलब यहाँ ये जो डीप है इसका मतलब वही समुंदर, वही इनफाइनाइट सी, वही अमरता का समंदर। यानी कहाँ से आते हैं हम लोग? एक इमॉर्टलिटी से आते हैं, भगवान के घर से आते हैं और वापस भगवान के घर चले जाते हैं। टर्न्स अगेन होम, यानी टर्न्स, लौटे, अगेन फिर से, होम, अपने घर। तो हमारा जो यहाँ पर स्टे है ना, वो एक टेम्परेरी स्टे है। हम यहाँ पर परमानेंट तो नहीं आए हैं, घर तो हमारा वही है जहाँ से आए हैं। तो जब मेरी वो रूह जहाँ से आई थी अपने वापस उसी घर लौटे, तो ये सारा शोर शराबा ना हो। When that which drew from out the boundless sea turns again home, तो जो बाउंडलेस सी से, यानी सी ऑफ इमॉर्टलिटी, सी ऑफ इन्फिनिटी, उस समंदर से जहाँ से वो घर से आई थी मेरी आत्मा, मेरी रूह, जब वापस अपने घर जाए तो ये सारा शोर शराबा ना हो,
शांति हो, मेरा पीसफुल डिपार्चर हो। थर्ड स्टेंजा देखते हैं। ट्विलाइट एंड इवनिंग बेल एंड आफ्टर दैट द डार्क एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। देखिए फिर से कितना ज़्यादा सिंबॉलिकल है। ट्विलाइट, ट्विलाइट जहाँ दो रोशनियाँ मिलती हैं, जब शाम ढलती है तो दिन की रोशनी और रात का अंधेरा, वो ट्विलाइट होती है। तो ट्विलाइट यानी धुंधलका, गोधूली की बेला, शाम की बेला जहाँ दो रोशनियाँ मिलती हैं। एंड इवनिंग बेल, शाम को बजने वाली घंटी। चर्च में आपने अगर एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड पढ़ी है, बेहद खूबसूरत कविता है। मैंने हिंदी में अलग वीडियो बनाया है उसका, इंग्लिश में अलग बनाया है, 2 वीडियो अपलोडेड हैं। कभी वक्त मिले तो ज़रूर उसको भी पढ़िएगा, उन वीडियोज़ को देखिएगा। तो चर्च में एक शाम को घंटी बजती है, जो कि इस बात का संकेत होती है, इस बात का सिंबल होती है कि दिन समाप्त हो रहा है और जो दिन की एक्टिविटीज़ हैं वो आप ख़त्म करें। डायरनल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं दिन की एक्टिविटीज़, तो वो आप ख़त्म करें। अब रात का वक्त हो रहा है, शाम का वक्त हो रहा है, आराम का वक्त हो रहा है, तो वो इवनिंग बेल होती है। तो वैसे ही अच्छा, एक घंटी बजती है जब व्यक्ति मरता है, क्रिश्चियनिटी में उसको KNELL नैल बोलते हैं, है ना। और जो मैंने आपको चर्च वाली घंटी बताई उसको कर्फ्यू बोलते हैं। जो शाम को चर्च में घंटी बजती है उसको कर्फ्यू बोलते हैं, और मौत पे जो घंटी बजती है उसको KNELL नैल बोलते हैं। जो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है, द कर्फ्यू टोल्स द नैल ऑफ पार्टिंग डे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर है। देखिए इवनिंग बेल, शाम की घंटी बज रही है। तो चर्च में जो शाम की घंटी बजती है वो दिन के ख़त्म होने का, दिन की मृत्यु होने का ऐलान करती है। और यहाँ जो नैल बजती है, जो मौत की घंटी, किसी व्यक्ति के मरने पर भी चर्च में घंटी बजती है तो वो उस व्यक्ति की डेथ का ऐलान करती है। अब देखिए ट्विलाइट धुंधलका एंड इवनिंग बेल, और वो शाम की घंटी। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद द डार्क, अंधेरा। तो दिन ख़त्म हो जाता है, रात का अंधेरा छा जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ ख़त्म होती है और मौत का अंधेरा छा जाता है, हम चले जाते हैं। यानी अब उसके बाद की दुनिया ना हमने देखी, और जितने लोग गए उस दुनिया में वो उनमें से कोई वापस नहीं आया जो हमें आके बताए कि वहाँ क्या है। तो वो दुनिया हमारे लिए डार्क है, वो दुनिया हमारे लिए अंधेरी है, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं। एंड आफ्टर दैट द डार्क, और उसके बाद वो अंधेरी दुनिया। एंड मे देयर बी नो सैडनेस, और कोई भी उदासी ना हो। सैडनेस माने उदासी। मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। फेयरवेल विदाई होती है, जुदाई होती है, अलविदा होती है। तो मुझे जब विदाई दी जाए, मुझे जब यहाँ से रुखसत किया जाए, तो उस रुखसती की बेला में कोई भी चेहरा उदास ना हो। मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। तो मेरी रुखसत के वक्त, मेरी विदाई के वक्त कोई उदासी ना हो। व्हेन, जब, आई, मैं, एम्बार्क, बार्क होती है नाव और एम्बार्क होता है नाव में चढ़ना। तो जब मैं उस नाव में चढ़कर जाऊं, है ना, मौत की नाव आप कह सकते हैं, है ना, बार्क या बोट ऑफ डेथ। तो वो जो नाव, जब उसमें मैं चढ़ूं तो कोई चेहरा उदास ना हो, बल्कि मुझे शांति से लोग फेयरवेल दें, विदाई दें, मुझे रुखसत करें। और अब है लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा आप देखेंगे कि बड़ा ही उम्मीद से भरा हुआ है, होप से भरा हुआ है। जब हम यहाँ से जाते हैं डर सबको लगता है ना, क्योंकि जो इसके बाद वाली दुनिया हमारी देखी हुई नहीं है। ये संसार हमको अपना सा लगता है, क्योंकि यहाँ एक लंबा वक्त हमने बिताया होता है। इस संसार से हमें इतना लगाव हो जाता है, इसे छोड़ने का मन तो होता नहीं। और बाद की दुनिया देखी नहीं है तो उसके बारे में जानकारी नहीं है हमको, तो वहाँ जाने से डर लगता है। लेकिन इस स्टेंजा में एक उम्मीद ये है कि जब यहाँ से जाएगा पोएट तो ईश्वर से मुलाकात होगी, है ना। ईश्वर को यहाँ पायलट बोला है उन्होंने, वही पायलट हैं जो इस नाव को लेकर आए हैं अपने साथ ले जाने के लिए। अब क्योंकि जब आए हैं वो हमें लेने, तो रात का धुंधलका है,
इसलिए उनको उनका फेस नहीं देखा है, लेकिन उनका फेस कब देखने को मिलेगा, जब इस दुनिया से चले जाएंगे, दूसरी दुनिया में हम पहुंच जाएंगे। देखिए पढ़िए, ये स्टेंजा बहुत ज़्यादा उम्मीद से भरा हुआ है। देखिए, फॉर क्योंकि, दो हालांकि, फ्रॉम आउट आर बोर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस, द फ्लड में बियर मी फार, I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. तो for क्योंकि, दो हालांकि, from out यानी बाहर, आर बोर्न, बोर्न का मतलब है लिमिट, बाउंड्री, सीमा रेखा। तो जो बॉर्डर है, बोर्न को आप बॉर्डर भी कह सकते हैं, ऑफ टाइम वक्त का, एंड प्लेस जगह का, यानी समय और स्थान, है ना। टाइम माने समय और प्लेस स्थान। तो समय और स्थान की जो सीमाएं हैं, हम जब तक इस दुनिया में रहते हैं यहाँ लिमिटेशंस होती हैं, यहाँ हमारी अपनी हदें होती हैं। तो इन हदों से दूर, इन सीमाओं से परे मैं चला जाऊँगा, हालांकि ऐसा होगा। द फ्लड में बियर मी फार, द फ्लड ये बाढ़, में बियर मी मुझको ले जाएगी, फार दूर, यानी इन सीमाओं से दूर, इन हदों के पार मुझे ले जाएगी ये बाढ़, मुझे ले जाएगा ये जो बहाव है, मुझे ले जाएगा ये फ्लो है, मुझे ले जाएगा यहाँ से। लेकिन आई होप, मुझे उम्मीद है, टू सी देखने की, माय पायलट अपने पायलट को, अपने माझी को। और वो माझी कौन है? वो माझी हमारा खुदा, हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला, इस संसार को चलाने वाला ईश्वर। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने माझी को देखूंगा फेस टू फेस, आमने सामने। अभी लेने आया है माझी, लेकिन रात का धुंधलका है, अंधेरा है, इसलिए मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब उस दुनिया में पहुँच जाऊँगा तो मैं उसके बिल्कुल आमने सामने होऊंगा और मैं उसको देखूँगा। When I have crossed the bar, when जब I have crossed मैं पार कर लूँगा, the bar इस बार को, मतलब कि इस बाधा को, वो क्या है? डेथ। तो डेथ का जो बार है, एक जो सैंड बार है, उसको जब मैं पार कर लूँगा तो अपने ईश्वर के सामने होऊंगा, उसको देखूँगा। तो ये थी आपकी पोएम। छोटी सी थी लेकिन बड़ी मीनिंगफुल थी, और शुरुआत से ही सनसेट दिखाया गया है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, जब शाम ढलती है तो ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं कि लो जी, एक दिन और निकल गया हमारी ज़िंदगी का। लेकिन जिस बंदे ने 80 साल इस दुनिया में बिताए हों तो उसकी फीलिंग्स कैसी होती हैं, क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि अब इस दुनिया से जाना है, तो वो फीलिंग्स यहाँ पर अभिव्यक्त हुई हैं। हालांकि आप तो बच्चे हैं, उस बंदे की उन फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन पोइट ने इतनी खूबसूरती से बयां किया है यहाँ पर जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी फीलिंग्स, कि शायद आपको भी अच्छा लगे और समझ में आए। तो अगर आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं, तो टेनिसन का जो पर्पज़ था वो भी सॉल्व हुआ, और मेरा इस पोइम को आपको पढ़ाने का पर्पज़ था वो भी सॉल्व हुआ। ठीक है, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।